सो इमेजिन कीजिए कि इंडिया में किसी भी एरिया में अगर कोई चोरी होती है तो अक्यूज के पकड़े जाने के बाद में उसे क्या सज़ा मिलेगी। इसमें यह नहीं पूछा जाएगा कि उसका धर्म क्या है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, क्रिश्चियन या फिर किसी ट्राइब से भी बिलोंग करता हो। और इवन अगर वो कोई धर्म फॉलो ना भी करता हो तब भी उसे बराबर सजा दी जाएगी। दूसरी तरफ इंडिया में अगर कोई हिंदू एक से ज़्यादा शादियाँ यानी कि पोलीगामी करता है तो उसे आईपीसी के सेक्शन 494 के तहत 7 साल तक की सजा हो सकती है। पर इसी चीज़ को अगर कोई मुस्लिम मेल करता है तो उसे ऐसी कोई भी सजा नहीं हो सकती है, क्योंकि इंडिया में मुस्लिम्स के लिए सिविल मामलों में रूल मुस्लिम पर्सनल लॉ से किए जाते हैं। और मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से एक मुस्लिम मेल एक बार में 4 शादियाँ भी कर सकता है। इंडिया में सब के सब क्रिमिनल लॉस जिनमें की चोरी, असोल्ट या फिर किलिंग डील होती है वो सभी रिलीजन्स के लिए एक है। पर जो सिविल लॉस हैं और उनमें भी जो फैमिली लॉस हैं उनमें एडॉप्शन, मैरिज, इनहेरिटेंस, डिवोर्स इस टाइप के जो इश्यूज आते हैं, इन केसेस में हर एक रिलीजन और कुछ टेरिटरीज में छूट दी गई है कि वो चाहे तो अपने लिए सेपरेट लॉस बना सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि धर्मों में अपनी अपनी परंपराएं होती हैं, प्रोसीजर्स होते हैं। जो चीज़ एक धर्म में बिल्कुल अलाउड ना हो सकता है कि दूसरे धर्म में सबसे इंपॉर्टेंस की चीज़ हो। और इसीलिए इन ट्रेडिशंस को ध्यान में रखते हुए इस तरह के पार्शियल फ्रीडम कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, क्योंकि इंडिया एक मल्टी कल्चरल और मल्टी एथनिसिटी वाला देश है। और यहाँ पर इतनी सारी एथनिसिटी और चीज़ें होने की वजह से सब लोगों को साथ में लेकर के चलना पड़ता है। पर इसके साथ में एक मेजर प्रॉब्लम भी आती है। ये जो नियम है धर्मों की किताबों और पुरानी परंपराओं से लिए जाते हैं। इसमें क्या सही है और क्या गलत है इसका फैसला भी नहीं हो सकता है। और इसीलिए हो सकता है कि इनमें कुछ ऐसे लॉज भी हों जो कि उस रिलीजन के पर्टिकुलर ग्रुप्स जैसे कि महिलाओं के लिए डिस्क्रिमिनेटरी हों, क्योंकि इन पे फैसले जनरली आदमी ही कर सकते हैं। और इसी वजह से इन डिस्क्रिमिनेटरी लॉज का कुछ भी नहीं किया जा सकता है। और ऑन टॉप ऑफ दैट इंडियन कोर्ट्स भी इन पर्सनल लॉज को टच नहीं कर सकती है। और इस वजह से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं जिनमें भारत के हर एक नागरिक को किसी भी बेस पर इनइक्वालिटी ना करने की गारंटी की गई है, वो चीज़ भी कहीं ना कहीं इनइफेक्टिव हो जाती है। और इसी वजह से बहुत से लोग ये बात करते हैं कि सभी नागरिकों के लिए एक जनरल गाइडलाइन होनी चाहिए, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसमें कि सभी पर्सनल लॉज और स्पेशल लॉज का कोई भी कंट्रोल ना हो, जिससे परहैप्स जनता के बीच में इक्वालिटी बढ़ाई जा सके। नाउ आखिर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड इस सिचुएशन को कैसे बदलेगा? जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के हर एक रिलीजन और हर एक व्यक्ति के लिए बराबर अप्लाई होगा। और इस वजह से कुछ इसके फायदे भी होंगे और अगर इसे ठीक से इम्प्लीमेंट ना किया जाए तो इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। फायदा ये कि आज के टाइम में जो लोग हैं जिन्हें की कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं मिल पा रहे हैं, उन्हें कोर्ट्स उनके राइट्स दिला सकती हैं। आज के इस मॉडर्न टाइम में भी किसी भी एक इंसान के एक से ज़्यादा शादियां करना मॉरली बिल्कुल करेक्ट नहीं होना चाहिए। और इस टाइप के बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो कि अभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फॉलो किए जा रहे हैं, जो कि बहुत से देश पहले ही आउटडेटेड करके उन्हें बंद कर चुके हैं। इसका एक एग्जाम्पल ये भी है कि पहले हिंदू फीमेल्स अपने पिता की प्रॉपर्टी में कोई भी हिस्सा नहीं मांग सकती थी। आज के टाइम में लीगली हिंदू औरतें भी अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में बराबर अधिकार रखती हैं, जबकि आज भी मुस्लिम फीमेल्स को अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का अधिकार केवल 1/3 ही है। इस तरह से लीगल मैरिज एक्ट, चाइल्ड कस्टडी और दूसरे ऐसे कई सारे लॉज हैं जो कि आज के समय में भी इन ग्रुप्स के कुछ लोगों को अपने फंडामेंटल राइट्स से दूर करते हैं। और ऐसे कुछ रूल्स जनरली मुस्लिम लॉ और क्रिश्चियन लॉज में देखने को मिलते हैं, क्योंकि इन्हें कई सालों से रिव्यू नहीं किया गया है। इनफैक्ट कई लॉज तो ऐसे हैं जिन्हें खुद यूरोपियंस और इस्लामिक कंट्रीज बैन कर चुकी हैं, जो कि आज के समय में इंडिया में फुल्ली लीगल हैं। तो अगर हमें जानना है कि आखिर कैसे इंडिया में इतने कॉम्प्लेक्स सिविल लॉज बने, तो थोड़ा हमें हिस्ट्री में पीछे जाना होगा। हिस्टोरिकली इंडिया में कौन से रूल्स अप्लाई होंगे ये तय होता था अपनी अपनी टेरिटरी में रूल किसका है। मुस्लिम रूलर्स शरिया लॉ को फॉलो करते थे, जिसकी बेसिस पर सभी लोगों को जस्टिस दिया जाता था। और अगर आप किसी गांव में रहते थे तो जनरली वहां पंचायत जस्टिस के मामले को संभालती थी। हिंदूज को अपनी गाइडलाइंस हिंदू टेक्स्ट जैसे कि मनुस्मृति से मिलती थी, और मुस्लिम्स के लिए कुरान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स थी। और किसी ट्राइब या फिर जनजातीय कम्युनिटी में रूल्स उनके अपने बनाए हुए होते थे, जो कि पीपल टू पीपल ट्रांसफर होते रहते थे। नाउ जब ब्रिटिशर्स इंडिया पर कब्जा करने लगे तब उन एरियाज में अपना लीगल सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करने लगे, और उनका कोर्ट सिस्टम तब इंडिया में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ। एक बहुत ही बड़ा मेजर शिफ्ट था, क्योंकि इससे पहले इस तरह का फॉर्मलाइज जस्टिस सिस्टम कभी देखा नहीं गया था। 1781 में जब ब्रिटिशर्स ने पहली बार पूरे ब्रिटिश इंडिया में एक लीगल सिस्टम लगाया, जिसमें कि सजा इस बात से तय होती थी कि किसी ने कितना बड़ा गुनाह किया है, पर अभी भी कुछ मामले ऐसे थे जिन पर ब्रिटिशर्स भी फैसला लेने से बच रहे थे।
क्योंकि उनका पर्पस इंडिया को गवर्न करना इस तरीके से था कि जिससे उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि फैमिली लॉज धर्म से बहुत ही ज्यादा क्लोजली जुड़े हुए थे, तो उन्होंने इसमें इस समय तक ज्यादा छेड़खानी करने की कोशिश नहीं की। इवेंचुअली उन्होंने हिंदूज के लॉज के साथ में एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट किया, स्पेशली इसलिए क्योंकि एक बर्निंग इशू था जो कि हिंदूज के साथ में था लिटरली, और दूसरा कि हिंदू सोसाइटी में एक एनलाइटनमेंट जैसा कंडीशन बन रही थी। मतलब कि लोग खुद रिफॉर्म्स चाहते थे और जो कुप्रथाएं फैली हुई थी उन्हें समाज से लोग खत्म करना चाहते थे। दूसरा इसका पर्पस ये भी था कि हिंदूज को मुस्लिमों से अलग किया जा सके, क्योंकि मुस्लिमों को उनके ट्रेडिशंस के हिसाब से रूल्स अलाउ किए गए थे जबकि हिंदूज को नहीं किए गए थे। दोनों सेक्ट के बीच में एक बहुत बड़ी डिस्पैरिटी बढ़ाई गई थी। 1829 में सती रेगुलेशन, 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट और इस तरह के बहुत सारे एक्ट्स अप्लाई किए गए जिनसे बहुत से रिफॉर्म्स करने की कोशिश की गई। और 1890 में इंडिया में सिविल प्रोसीजर कोड आया जिसके फॉर्मेट को आज भी हम लोग फॉलो करते हैं, और इसी में हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस के लिए अलग अलग प्रोसेसेस का डिस्क्रिप्शन किया गया था। इसमें यह भी डिफाइन किया गया था कि हिंदू की डेफिनेशन क्या होगी, जो कि आज के टाइम में भी एप्लीकेबल है। मतलब कि हिंदूज में वो लोग आते हैं जो हिंदू होने के साथ साथ बुद्ध, जैन और सिख होंगे। फाइनली उसके बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने का समय आया, तब उस समय के लीडर्स ने यह सोचा कि क्यों ना एक ऐसा सिविल कोड बनाया जाए जो कि सभी पर बराबर एप्लीकेबल होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम में पॉलिटिकल कंडीशंस ऐसी नहीं थी कि जिससे ऐसा कोई बड़ा मेजर प्रोसीजर किया जा सके। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने यह इंश्योर किया कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में स्पेसिफिकली लिखा जाए कि फ्यूचर की पार्लियामेंट्स एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाए जो कि सभी धर्मों पर बराबरी से एप्लीकेबल हो, और सिर्फ धर्मों पर ही नहीं बल्कि भारत की पूरी टेरिटरी के अंदर हर एक इंसान के लिए एप्लीकेबल हो, चाहे आप किसी ट्राइब से बिलोंग करते हो या फिर आपका कोई रिलीजन ना भी हो तब भी। हालांकि लिबरल नेता जैसे कि जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि हिंदूज के लॉज में चेंजेस किए जाएं जिनसे कि उन्हें ज्यादा ओपन किया जा सके, और इसका ऑफकोर्स बहुत ज्यादा विरोध भी हुआ। डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि अगर चेंजेस किया जाना चाहिए तो वो सभी रिलीजन्स के साथ में होना चाहिए। फाइनली जब इंडिया में पहली बार चुनाव हुआ और जवाहरलाल नेहरू इलेक्ट होकर के पार्लियामेंट में आए, तो वो फाइनली साल 1955 में मेजर एक्ट्स लेकर के आए जिससे बहुत बड़े बदलाव हुए। 1956 में फिर ये सारे एक्ट्स पास हुए जिन्होंने हिंदू लॉज को बहुत ही ज्यादा मॉडर्नाइज कर दिया। इस बीच में स्पेशल मैरिजेस क्रिश्चियंस और मुस्लिम के फैमिली लॉज मोर और लेस सेम ही रहे। इसके बाद में टाइम टू टाइम फैमिली लॉज में बदलाव भी हुए। 1984 में मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट आया, और इसके बाद में धीरे धीरे मुस्लिम लॉज में भी कुछ मेजर शिफ्ट देखने को मिले। वैसे पर्सनल लॉस होने के कारण कोर्ट्स इन्हें डायरेक्टली तो अमेंड नहीं कर सकती थी, पर इनके एग्जीक्यूशन में कोर्ट्स ने बड़े ही स्टेप्स को ऐड कर दिया जिससे कि इनमें इक्वालिटी को बढ़ाया जा सके। इस वजह से इनके कुछ लॉज हिंदूज के सिमिलर हो गए, हालांकि अभी भी ये उतने इक्वल नहीं हुए थे। इसमें एक बहुत ही फेमस केस शाह बानो का है जो कि एक हिस्टोरिक जजमेंट था जिसमें कि मुस्लिम महिलाओं को जिन्हें पहले सिर्फ 3 महीने तक ही एलुमनी दी जाती थी, उनकी एलुमनी अमाउंट बढ़ा दी गई और उसके बाद में उन्हें लाइफ टाइम एलुमनी देने का प्रोसीजर बनाया गया। पहले मुस्लिम वाइफ्स एलुमनी के नाम पर कुछ भी नहीं मांग सकती थी, जबकि बाकी केसेस में वाइफ्स अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी का 50% राइट रखती थी। और इस तरह से कुछ और मोन्यूमेंटल चेंजेस मुस्लिम्स और दूसरे क्रिश्चियन लॉज में आए। 2017 तक किसी भी मुस्लिम या फिर क्रिश्चियन फैमिली या फिर किसी भी इंडिविजुअल नॉन हिंदू का किसी बच्चे को अडॉप्ट कर पाना पॉसिबल नहीं था, जबकि यह अधिकार हिंदूज को साल 1950s में ही मिल गया था। और अभी भी पर्सनल लॉज में कुछ क्वेश्चनेबल लॉज हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स के साथ में काउंटर करते हैं। ऐसे कुछ ट्राइब्स भी हैं जिनके अपने लॉज हैं जो कि वे लोग बड़े ही इंपॉर्टेंट मानते हैं। हालांकि हर एक रूल ऐसा नहीं है जो कि अलग है पर डिस्क्रिमिनेटिंग हो। मुस्लिम्स कजन मैरिज करते हैं, हिंदूज में ये कॉमन ट्रेंड नहीं है, पर जब तक मेडिकली प्रूव नहीं होता है कि इनब्रीडिंग से कोई मेजर प्रॉब्लम होती है तब तक इस प्रैक्टिस को बंद करना लॉजिकल नहीं है। और ऐसे ही बहुत सारे दूसरे रूल्स भी हैं जिनसे कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वे रिलीजन, एरिया या फिर कई बार किसी ट्राइब्स के हिसाब से अलग अलग हैं, और अगर ये प्रोसीजर्स बनी रहती है तो इससे किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। सो इन द एंड यही करना चाहूँगा कि कल को अगर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है जो कि एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब कि जो कुछ कम्युनिटीज़ और रिलीजन की ट्रेडिशनल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से फ्लेक्सिबल है, तो उससे सोसाइटी और कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिटी को कोई इशू नहीं आएगा और उल्टा इससे चीज़ें सिंप्लीफाइड ही होगी। जिन भी धर्मों में जो चीज़ें ट्रेडिशनली फॉलो की जाती हैं उन्हें अलाउड कर देना चाहिए, कंसिडरिंग कि वो किसी के भी खिलाफ डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है, जिससे कि सोसाइटी को बदलने का टाइम मिलेगा। क्योंकि कई बार समाज को बदलने में कई सौ साल लग जाते हैं, क्योंकि ये सारे जो ट्रेडिशंस होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर किए जाते हैं, फिर चाहे वो अच्छे हों या बुरे। आइडियली लॉ मेकर्स को डाइवर्सिटी को ध्यान में रखना होगा, पर इसके साथ साथ जो गलत और भेदभाव करने वाले लॉज हैं उन्हें हटाना भी उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस वाले टॉपिक के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप हमें कॉमेंट्स में लिख करके बता सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे शेयर करना मत भूलिएगा।